एनर्जी है लंच के बाद या नहीं? चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, थोड़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं सेशन से पहले। नींद नहीं आनी चाहिए किसी को। चलो हैंड रेज करते हैं, रेज करो, क्लैप करो, क्लैप, हैंड्स डाउन। चलो नोज करो थोड़ी सी आगे ना, ऐसे, ठीक है? ओके, अब हाथ ऊपर करके एक बार सारे हंसेंगे, ठीक है? चलो, यस यस, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक बार और करेंगे। 1 2 3, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? अब किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, मुझे पता है खाना खाने के बाद सब थोड़ा सा सुस्ता जाते हैं, ठीक है? सो अब हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं, और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन होंगे तो हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऐसे करो, ठीक है? ओके। With this, I would like to start the next panel. The panel is titled Global Partnerships to Accelerate Changes. It's an integral part, which is an integral part of 10th National Conference on Disability. As we all know that inaccessibility hinders the lives of people with disabilities. While global and national initiatives do exist, the global partnerships blending international organizations, local NGOs, governments, businesses, and advocates can bridge the gap by pooling resources, sharing insights, and fostering inclusive strategies. These alliances promise transformative change. This panel explores the potential of global partnerships in driving disability inclusion, harmonizing data, encouraging business involvement, and securing sustained funding for projects. With this, I would like to call upon stage the moderator for this session, Mr. Rajiv Gulati. Mr. Rajiv Gulati is the former head of UNTIL and board member of SATHAK. We can have a warmer round of applause, please. थोड़ा तेज जोर से और ताली बजाएंगे. थोड़ा तेज. I would like to welcome our panelists, Mr. Guru Prasad R. Pavaskar. Sir is the State Disability Commissioner, Government of Goa. Mr. Satish Kapoor, who is the founding president of Brotherhood. And Mr. and Dr. Gaurav Raheja, who is professor and head architecture and planning from IIT Roorkee. I would now like to request Mr. Rajiv Gulati to introduce the panel and the panelists. Over to you, sir. हेलो या नमस्कार, गुड आफ्टरनून। खाना खाने के बाद सुस्ती को दूर करने के लिए आप लोगों ने एक छोटी सी एक्सरसाइज तो कर ली है। आज का जो टॉपिक इस वक्त इस पैनल ने जो आपस में डेलिब्रेट करना है, जो डिस्कस करना है, उसको हम ट्राई करेंगे जितनी सिंपल लैंग्वेज में जो हम सभी लोगों को थोड़ा बहुत समझ लग सके। बिकॉज आई फाउंड देयर आर लॉट मैनी स्टूडेंट्स ओवर देयर। हम हिंदी और इंग्लिश का दोनों का प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है आप लोगों के लिए सब ये? ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो आज का पैनल का जो विषय है उसको हमने बड़े एक इंटरेस्टिंग वर्ड में कन्वर्ट किया है। ग्लोबल और लोकल को मिलाते हुए ग्लोकल बनाया है उसको, विच इज़ इवन द थीम ऑफ जो हमारी 2 दिन की अपनी ये कन्वर्सेशन चल रही हैं उसमें। और हमारा जो ग्लोबल रिसोर्स सेंटर इनॉग्रेट हुआ है आज, उसके लिए भी हमने ग्लोबल चीज़ों को, दुनिया को ये कैसे दिखाना है हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं उसको अपने करीब कैसे लेके आना है, जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, और इसमें अलग अलग लोगों का कैसे सहयोग रह सकता है इसको आगे बढ़ाने के लिए।
दैट्स वाई द टॉपिक से हाउ टू एक्सेलरेट द चेंज, जो ये चेंज हम लाना चाहते हैं। इसके लिए मेरे साथ आज जो लोग इस डायस को शेयर कर रहे हैं वो अपने अपने फील्ड के बड़े नुमाइंदा और बड़े क्या कहूँगा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए उनके 20-20, 30-30 साल के एक्सपीरियंस के लिए बड़े 2-3 मिनट बड़े छोटे होंगे, तो मैं इनको सिर्फ कुछ लफ्ज़ों में इंट्रोड्यूस करूँगा। उसके बाद उनको रिक्वेस्ट करूँगा जैसे मैं उनके पास जाएं वो अपने लिए अपनी ही इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ स्टाइल से अपने दें और इसको चीज़ को हम आगे कैसे बढ़ाएं। सो आज हमारे साथ हैं मेरे बिल्कुल लेफ्ट में डॉक्टर गौरव रहेजा जी बैठे हैं। डॉक्टर गौरव रहेजा इज़ फ्रॉम IIT रुड़की। अगर हम कल से अगर इस सेशंस को सुन रहे हों, उसमें हमने इवन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेक्रेटरी डाउनवर्ड्स सभी लोगों ने एक चीज़ को कबूल किया है, जो असेसिबिलिटी है। अगर आम आदमी इन सड़कों के ऊपर, इन बिल्डिंग के ऊपर आराम से नहीं चल सकता, तो हम जो पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटी या डिसेबिलिटी हैं उनके लिए एक कैसा ये चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, उसको कैसे हल करें। और ये डॉक्टर गौरव जी पॉलिसी मेकिंग में, उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, अर्बन जो आपके चैलेंजेस हैं उसमें, इन चीज़ों के सामने इनको इन चैलेंजेस को फेस किया और गवर्नमेंट को और अलग अलग जो इसकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की है, नेशनली एंड इंटरनेशनली आल्सो। उसके बगल में हमारे हैं इज कमिश्नर श्री गुरु प्रसाद आर पवास्कर जी, जो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं गवर्नमेंट ऑफ गोवा से। हम खुशकिस्मत हैं एक उस शहर से ये हमारे पास आज आए हैं जिसको हम एक खूबसूरती का एक एग्ज़ाम्पल देते हैं हिंदुस्तान में। और ये उस कमिश्नर को जो आपके उस कमिश्नरेट को हेड करते हैं, जिसका ये पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है, उसके लिए इनकी इनपुट्स हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी जब हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विद मी इज़ सतीश कपूर जी, हु इज़ ए फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ ब्रदरहुड। मैं इनकी सिर्फ एक लाइन में इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी ये अपने आपने बताएंगे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी को मोटिवेट करके हमारे नेशनल एंथम को साइन लैंग्वेजेस में आपके सामने लेके आए थे। सो मीडिया और कैसे उसको किस जगह पे कैसे प्लेस करना है, हमारी जो हम लिखते हैं, हम करते हैं काम को, उसकी इम्पैक्ट, उसका बाकी लोगों के ऊपर कैसे उसका असर हो, उसमें इनका काफ़ी योगदान है इसका। सो टू बिगिन विद, मैं जब ग्लोबल और लोकल की बात करता हूँ, आजकल आपने बड़ा सुना होगा, पिछले दिनों में G20 में बहुत सारी चीज़ों का काम हुआ है। बहुत सारी दुनिया ने हिंदुस्तान को देखा है कैसे काम कर रहे हैं। उसके ऊपर डिफरेंट कम्युनिकेशंस, डिफरेंट पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो कॉमन देखी गई है, हर एक लोगों ने, आपने एक सस्टेनेबिलिटी का नाम सुना होगा, एक उसमें पार्टनरशिप्स का नाम बड़ी बार रिपीट होते सुना होगा। आज का जो हमारा यहाँ से मकसद है ये देखने का भी हम उस तरह की पार्टनरशिप्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हिंदुस्तान से बाहर और बाहर के मुल्कों से हिंदुस्तान में, उसमें अपने आप को कैसे क्लोज ले आ सकते हैं, ये पिछले ऑलमोस्ट एक साल से बड़ी एक्टिवली हमारे हिंदुस्तान में चल रही हैं। तो मैं गौरव सर को रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो हमें ये बताएं जो आज की डेट में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, इनके अपने एक्सपीरियंस के दौरान एक्सेसिबिलिटी का, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल हम जब जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटीज़ को हम किस नज़र से देखते हैं, वहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ उसको कैसे, उनको वहाँ पे कंफर्ट है या उनको क्या चैलेंजेस रहते हैं, और हिंदुस्तान से हमारी ये चीज़ कैसे हम इसको बाहर की प्रैक्टिस को यहाँ, और यहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बाहर ले जाने के लिए इनकी जो एक्सपर्टी है वो कैसे सामने आ सकती है। डॉक्टर गौरव जी। 5-6 मिनट है, 5 मिनट है, ओके। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड थैंक यू टीम सार्थक, थैंक यू जितेंद्र जी, एंड थैंक्स टू राजीव जी फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
इस थोड़े से शब्दों में जो राजीव जी ने एक रूपरेखा सेट किया है, मैं भी उसी लाइन पर चलते हुए कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो ये कि एक्सेसिबिलिटी का परिप्रेक्ष्य अभी भी हमें बहुत दूर तक शायद बैरियर्स के रास्ते से जाना पड़ता है। अभी भी हम उस समाज में नहीं पहुंच पाए हैं जहां एक्सेसिबिलिटी की शायद हम बात करना बंद कर दें और उसका रोज़ का अनुभव हमारा डेली एक्सपीरियंस बन जाए। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में आके हमें हर बार इस पे चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि शायद अभी भी हमारी मंजिल काफ़ी दूर है। तो मैं उस विषय पे चीज़ों को बहुत सरल रखना चाहता हूँ और मुझे दुख है इस बात का कि ये विषय सरलता से जितना हो सकता है कई बारी उसके अराउंड हमने बहुत सी ऐसी धारणाएं बना रखी हैं कि एक्सेसिबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, एक्सेसिबिलिटी मतलब सिर्फ कुछ दिव्यांगजनों के फ़ायदे के लिए होगा, एक्सेसिबिलिटी मतलब एक व्यक्ति विशेष है, एक्सेसिबिलिटी मतलब ये मतलब वो मतलब ये। मेरा सिर्फ एक छोटा सा विनम्र निवेदन सभी से होता है जब हम इस बात को चर्चा करते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे तब बुलाया जाता है जब गलतियां बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं और नेचुरली जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और मैं उस एंगल से ही समझाना चाहता हूँ कि डॉक्टर का रोल सिर्फ सर्जरी करना नहीं है। सर्जरी एक आखिरी उपाय है। उससे पहले दो और बड़े काम होते हैं डॉक्टर के कि डिजीज़ हो ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, जिसके लिए वो जागरूक कर सकते हैं आपको कि कैसे खाना है, कैसे रहना है, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल। और वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर हमें मालूम है कि कैसे हम अपने, मैं बिल्डिंग वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा, हम बिल्डिंग्स नहीं बनाते, हम एनवायरनमेंट्स बनाते हैं। एक फिज़िकल एनवायरनमेंट, एक सोशल एनवायरनमेंट और एक पूरा इकोसिस्टम जिसमें हर व्यक्ति अपने तरह से जी सके। और ये चीज़ के लिए हमें लॉ से भी पहले हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ एक थी, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है कि इस देश में आप अपनी तरह से अपने हिसाब से रह सकते हैं, यहाँ तक कि बस आपके रहने से किसी और को कोई हानि ना हो, जिसका मतलब है कॉजिंग नो हार्म। लेकिन जब हम ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी व्यवस्था, ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो एक व्यक्ति विशेष को कहते हैं नहीं आप इसके अंदर नहीं आ सकते, तो मुझे लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, इससे पहले कि वो एक लॉ का वायलेशन है। और ये चीज़ मुझे लगता है हमारे देश के हर सिटीज़न को समझना चाहिए, सिर्फ डिसेबिलिटी के हिसाब से नहीं। एक्सेसिबिलिटी इज़ अ सिटीज़न सिविक राइट, endowed, empowered, given by the Constitution of India even before it became a Persons with Disabilities Act, which transformed from the 1995 version to the 2016 version. Number one. दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए हमें बिल्डिंग सेंट्रिक अप्रोच छोड़ के एनवायरनमेंट सेंट्रिक अप्रोच पे आना चाहिए, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं तो हम टोटलिटी की बात करते हैं, और जिस टोटलिटी को सरलता से समझने के लिए 3 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है इन्फॉर्मेशन। जब मुझे घर से कहीं जाना है और मुझे मालूम नहीं कि वो जगह एक्सेसिबल है कि नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन ही अगर मेरे पास नहीं है एक्सेसिबल मोड में, तो मैं प्लानिंग कैसे करूं, मैं इतना कॉस्ट कैसे लगाऊं। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है कि मेरी डिजिटल इन्फॉर्मेशन, फिज़िकल इन्फॉर्मेशन, वे फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक्सेसिबल मोड में होनी चाहिए, और ये मेरा लॉ कहता है, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी। इससे पहले कि मैं कोई बिल्डिंग का नक्शा पास करूं, इससे पहले कि मैं कोई उसका एस्टिमेशन बनाऊं, मुझे ये इंश्योर कर लेना चाहिए, ये भी लॉ कहता है कि मेरी बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन, उसका सैंक्शन, 2 स्टेजेस है हमारे पास उस कार्य को ये इंश्योर करने के लिए कि वो बाधा रहित, एक्सेसिबल, यूनिवर्सली इंक्लूसिव हो पाए। और अगर वो नहीं हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। ज़रूर कोई, जब निर्माण के लिए कोई क्रेडिट लिया जा सकता है, तो जिस निर्माण में कोई गतिरोधक पैदा हो
उसका भी हमें अकाउंटेबिलिटी सेट किया जा सकता है, जहाँ पे मुझे लगता है हमें थोड़ा अगर जागरूक हो जाएं तो बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं। तो दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा सेक्टर है कि अगर आपने सपोज, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यही बिल्डिंग है या कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आपकी हमारी एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं हो सकती जब तक पहले इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल ना हो। उसके बाद हमारी बिल्डिंग्स या जो भी उसका सेटअप है, और बिल्डिंग्स में नॉर्मली हम सिर्फ क्लासरूम्स पे रुक जाते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की बात नहीं करते, कॉरिडोर्स की बात नहीं करते, सिविक फैसिलिटीज़ की बात नहीं करते, कल्चरल फैसिलिटीज़ की बात नहीं करते, ऑडिटोरियम्स की बात नहीं करते। तो ये सब मिला के एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनता है जिसमें हमें पूरी बारीकी तक जाना चाहिए। तो दूसरा जो एडवाइस डॉक्टर देता है वो होता है दवाई, विच मीन्स प्रेस्क्रिप्टिव, राइट? वो छोटी फीस में काम हो जाता है। तो पहला होता है प्रिवेंटिव केयर, दूसरा होता है प्रेस्क्रिप्टिव केयर, और तीसरा होता है सर्जिकल केयर। तो सर्जिकल केयर हम मानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी मतलब सीधा सर्जरी, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी सर्जरीज अवॉइड हो सकती हैं। हिंदुस्तान में अभी अगले 30 सालों में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है हर साल में हमें 2 शिकागो की ज़रूरत है, विच मीन्स दैट इज़ द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी आर स्टिल गोइंग टू बिल्ड। और अगर हम उसमें भी इस प्रेस्क्रिप्टिव और प्रिवेंटिव केयर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है। सर्जरी महंगी है, वो पैसे कोई देना नहीं चाहता, लेकिन हम उन व्यक्तियों से ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ व्यक्ति और इंसान को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और डेमोग्राफिक्स के भाव में तोल दिया जाए कि क्या हम अगर उस जगह पे होते तो हम भी 1 आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल होते, तो क्या हम तब भी उस स्टैटिस्टिक्स को ऐसा ही मानते? तो we have to feel, and that is possible only if the E of the environment is prefixed by the E of the empathy. So हमें sympathy based approach नहीं चाहिए, empathy based approach चाहिए। तो इसलिए तीसरा जो बिंदु था after information infrastructure, that is services, which means अगर मैं बैंक में जा रहा हूँ तो मेरे बैंकिंग ऑफिशियल्स भी ट्रेंड हों कि मेरे साथ कैसे बात करनी है। अगर मैं पर्सन विद डेफनेस हूँ, हियरिंग इम्पेयर्ड हूँ, पर्सन विद विजन इम्पेयर्ड हूँ, what kind of services do I need to be provided, और ये sensitization भी part of our capacity development होना चाहिए। तीसरी बात, जहाँ तक मैं ऐसी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपके संज्ञान में आसानी से आ जाएंगी। हमारे इंस्टीट्यूशन में भी जब हमें एक पोस्ट क्रिएट करना था कि डिसेबिलिटी सर्विसेज को कैसे किया जाए, तो हमारे निदेशक महोदय ने मुझे कहा कि बताइए गौरव क्या किया जाए। मैंने कहा सर मुझे 24 घंटे का वक्त दिया जाए, मैं कुछ सोच के आना चाहता हूँ। तो हमने एक नई पोस्ट का थॉट क्रिएट किया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने उस पोस्ट का नाम रखा IAS। हमने कहा हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ बचपन से शायद अंत तक आदमी के जहन में IAS के प्रति बड़ी रिस्पेक्ट होती है, और डिसेबिलिटी को हमेशा हमने एक अलग भाव से देखा है, डिस्क्रिमिनेटरी या कह लीजिए एक स्पेशल नीड्स के उसमें। तो मैंने कहा नहीं, हम बनाएंगे उसको IAS, which means inclusion and accessibility services. And I felt that Indian administrative services का भी अंत में मकसद तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सबको इंक्लूड किया जाए और सब तक एक्सेसिबिलिटी द्वारा सर्विसेज पहुंचाई जाए। उसमें कोई विशेष अधिकार की ज़रूरत नहीं थी। तो रादर मैं तो ये कहने लग गया कि the Indian administrative services should also be inclusive and accessible services for India। और अगर ये हमारा ब्यूरोक्रेसी का मॉडल बन जाए तो आई बिलीव हमारी एनवायरमेंटल अप्रोच, एनफोर्समेंट अप्रोच में बहुत ज़मीन आसमान से हम बदल पाएंगे, क्योंकि सारी पॉलिसीज़ वहीं से आती हैं थ्रू दी IAS मॉडल। द फोर्थ थिंग आई वांट टू से, क्योंकि हमने ग्लोबल और लोकल की बात करी है, तो मेरा अपने आप में बहुत विश्वास है, और अब तो पिछले 20-22 साल से इस सेक्टर में भी काम करके इतना समझ में आ गया है कि सिर्फ विदेश के कोई आविष्कार हमारे देश की परिस्थिति नहीं बदल पाएंगे। हमारे ही देश के लोगों को उठना पड़ेगा। हम सब साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं बाय इनोवेशन। इनोवेशन के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ रिसर्च बेस्ड माइंडसेट, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड स्किल्स। और ये दोनों चीज़ें जब तक हमारे एजुकेशनल मॉडल्स में नहीं आएंगी तो उसके लिए हमारे रिसर्च सेक्टर को बहुत चौड़ा होना पड़ेगा, जहाँ पे कि अभी मुझे लगता है कई गतिरोधक हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी रिसर्च के नाम पे फंडिंग बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है,
और बहुत सी बार बट जाती है, जिसका मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग हो जाए इंस्टेड ऑफ फील्ड बेस्ड और डिसिप्लिन बेस्ड फंडिंग, this model can actually reap dividends towards people with disabilities, because जहाँ पे हम assistive technologies की बात करते हैं वहाँ भी ये दो sectors आते हैं. एक आता है PAT which is personalized assistive technology, और दूसरा आता है EAT which is environmental assistive technology. तो हम दोनों सेक्टर्स पे काम करके बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज विच एट लो कॉस्ट बनाई जा सकती हैं, जिसके लिए ऑफ कोर्स शुरुआत में मेहनत लगती है, पैसा लगता है, लेकिन अंततः हमारी इच्छा ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने उसमें भी एक्सेसिबिलिटी हो, जहाँ पे कि हम एक सामान्य व्यक्ति तक भी एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज कम कॉस्ट में पहुँचा पाए. पांचवी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, हाल ही में मैं मुंबई रेलवे के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ, उनके 40 स्टेशनों पे एक्सेसिबिलिटी को स्टडी करने के लिए. तो मुझे सौभाग्य मिला उनकी टीम को विदेश के दौरे पे ले जाने का, उनको सेंसिटाइज करने का एक्सेसिबिलिटी को लेके. तो मैं आपको ये उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूँ कि हाल ही में हम स्विस रेल के साथ जुड़े थे और उन्होंने ज्यूरिख स्टेशन पे अपना एक प्रेजेंटेशन दिया. उस प्रेजेंटेशन की तीसरी स्लाइड थी जिसमें सैंड क्लॉक बना हुआ था और बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ था टाइम इज़ अप. हमें लगा वो हमें कह रही हैं कि हम कमरे से बाहर चले जाएं, टाइम इज़ अप. लेकिन उसके 10 सेकंड का उन्होंने पॉज लेके फिर हमें समझाया, इस स्लाइड का मतलब ये है कि स्विस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है अब आपके कानूनों का टाइम अप हो चुका है. ये जो आप 10%, 70% डिसेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी करते हैं, अब आज के बाद 1 जनवरी 2024 से स्विस रेल में सारी सुविधाएं 100% एक्सेसिबल होनी चाहिए और कोई भी इसका आपको अब माफ़ीनामा नहीं मिलेगा. द टाइम इज़ अप, which is something I feel we as a nation can also resolve. Till when will we keep extending this time? I know, हमारे पुराने कानून में, संविधान में ये लिखा गया था कि जब तक हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी ठीक नहीं होगी तब तक हम एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा दाएं बाएं कर सकते हैं. 2016 में आए तो हमें 5 साल का समय और दिया गया. अब वो 2016 का 5 साल भी पूरे हो गए. अब हमारे पास आगे क्या करना है ये हम सब मिलके तय कर सकते हैं. और हमारा इंटेंशन नकारात्मक नहीं है, हमारा इंटेंशन ये है जिसको सहयोग चाहिए, लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर टू प्रोवाइड एक्सेस, बिकॉज एक्सेस का एक बहुत बड़ा अंग है सर्विसेज. कई बारी हम कुछ और नहीं भी कर पाते तो कम से कम सर्विस तो एक्सेसिबल कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत सारी ऐप्स ऐसी बनाई हैं जिसके थ्रू हम घर बैठे भी सर्विसेज दे सकते हैं. लेकिन दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, आई वुड से, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही अच्छी जगह से गोवा से सर आए हैं, कमिश्नर आए हैं. तो ऐसे जो भारत के पर्यटन की चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे व्यक्ति जाके फील करना चाहेगा. GRC में भी जो सेंटर फॉर ब्लाइंड बनाया है नीचे, उसमें फीलिंग सेंसरी इश्यूज़ को लेके चीज़ें बनाई हैं. तो हमें एक्सेसिबिलिटी की जागरूकता सिर्फ फिज़िकल लेवल से ना रख के एक पूरे एनवायरनमेंटल अप्रोच को लेके रखनी है, जिसमें स्पर्श से लेके हर तरह की वस्तुओं का हमें ज्ञान हो सकता है. और मुझे लगता है कि ये उतना कठिन भी नहीं है जितना यहाँ से चांद तक रॉकेट ले जाना है. तो कम से कम जब हम चांद तक जा सकते हैं तो उसी भारत में नए युग में ये काम भी हो सकता है. और मुझे लगता है इसकी मियाद अब हमें ही तय करनी चाहिए. वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया and I think we can all work together in this mission, in a mission mode, to say time is up for inaccessibility. With those words, I thank you for a patient listening. थैंक यू गौरव जी. जो इन्होंने 3-4 चीज़ें टच की, मैं उसी के साथ कंटिन्यूशन में आगे जाता हूँ. पॉलिसीज़ आर देयर, लॉज आर देयर. मुझे जब मैं सरकार में काम करता था, किसी ने मुझे बोला, कहता तुम बहुत सारे काम कर रहे हो, एक सिंपल सी लाइन में अपना रोल बताओ. तो मैंने कहा मेरा रोल क्या है, जब पॉलिसीज़ पैरालाइज्ड हो जाती हैं उसमें शंट लगा के उसको ज़िंदा कैसे करना है, वो मेरा रोल है. बिकॉज वी हैव गॉट ए कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गोवा, जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं, जहाँ पे वो बड़े क्लोजली इन पॉलिसीज़, इन लॉज के साथ रहते हैं. और मैंने ये भी देखा है गोवा में जो एक्सेसिबिलिटीज़ हैं, जो लोगों के चलने का है, उसमें भी काफ़ी तरीके से उन्होंने हल किया हुआ है वहाँ के लोगों ने.
मैं चाहूँगा सर आप अपना एक्सपीरियंसेस वहाँ के और कैसे आप गवर्नमेंट जो हम लॉज हैं और ये हैं उनको इफेक्टिवली एट ऑपरेशनल साइड एट इम्प्लीमेंटेशन साइट्स जो कहा है इस प्रिवेंटिव मोड में कैसे उसको ले आ सकते हैं आगे, उसके बारे में। थैंक यू। Thank you, Rajiv ji. Mr. Gaurav, Dr. Gaurav Raheja, and my co-panelist Satish Kapoor, who is a very close friend. राजीव जी ने जो प्रश्न पूछा है उसी तरफ डायरेक्टली आऊँगा, और जो गौरव जी ने काफ़ी इश्यूज़ पे जो बात की है उस पर भी थोड़ा बात करूँगा। मुझे लगता है कि लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होना जितना ज़रूरी है उतना उसका जो इंटेंट है, जो ऑफिशियल्स है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अगर सेंसिटाइज प्रॉपरली हो तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत फास्ट पेस पे हो सकती है। और इसका हमने क्या कहूँगा मैं, इसका हमने वी हैव सीन इट इन फ्रंट ऑफ अस हैपनिंग दिस इन द स्टेट ऑफ गोवा। हैविंग सेड दैट, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क, इतना आसान नहीं है। RPWD एक्ट जो बना हुआ है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 से बना हुआ है, 2016 में उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। और एक्ट कहता है कि एक्सेसिबिलिटी से लेके सब जो एक्सेसिबल करना है वो 5 साल में होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जब तक पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इट इज़ ओनली गुड ऑन द पेपर। वो पेपर टाइगर बन के ही रहेगा, उसका कुछ आगे होगा नहीं। वर्किंग ऑन द ग्राउंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो एक मेरे हिसाब से चेन है। जैसे कि गौरव जी ने कहा कि उनको बुलाया जाता है काम होने के बाद, एंड देन इट इज़ अ वेरी tedious exercise. Your human resource, your money, everything has to be spent over and over again. Lekin this can be avoided if right from the planning stage, if persons like Gaurav ji and others who are working in the disability sector who knows things, you know, what has to be done, वो अगर पहले से होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। He also mentioned कि occupancy certificate है, जो guidelines कहती है कि occupancy certificate should be given only when the things are accessible. But having said that, those also can be manipulated. But at the same time, the person who will do it without any laws, without any bylaws, without any policies, keeping in the mind that everything has to be accessible, then only it will work. हम कितने भी कानून लाए, कितने भी पॉलिसीज़ लाए, जब तक अगर मैं खुद नहीं चाहता वो चीज़ करना, वो नहीं होगी। एंड इफ़ आई वांट टू डू इट, आई विल डू इट एनीवे। हम गोवा में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, नॉर्मली वी टेक अदर रूट, वी टॉक टू पीपल, वी टॉक टू ब्यूरोक्रेट्स, वी टॉक टू गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर नहीं, अगर ज़्यादा ही क्रिटिकल है और हमें लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, तो ही हम कानून की सहायता लेते हैं, यानी RPWD एक्ट की सहायता लेते हैं। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली विदाउट मच ट्रबल वाज मेकिंग beaches accessible in Goa. Not all the beaches, but at least one major beach in पणजी, जो मिरामार बीच है पणजी सिटी में, कैपिटल सिटी में। और वो बीच पे जाने के लिए भी काफ़ी सारे लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, जो हमें मालूम पड़ता है कि वो बीच पे जाना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज़ नॉट ओनली गेटिंग टू द बीच, बट गेटिंग इन द वाटर, इन द सी, where we have kept, you know, wheelchair accessible this wheelchairs which go into the sea. They are floating wheelchairs. लेकिन वो होने के बाद then we have to have lifeguards around it. We have to ensure that the safety is there. So it is a chain. It is not only just providing floating wheelchairs will solve the issues, but then other human resources also required. We have introduced accessible rickshaws, which have become a big hit, not through government but through CSR initiative. A lot of people who could not move out of the house because of spinal cord injuries or various other severe disabilities have told us that, after 7 years, 8 years, they can now go around the places that they want to go. They can attend social functions. किसी के शादी में जाना है, किसी के बर्थडे पे जाना है, मूवी देखने जाना है, तो अभी वो निकल के बाहर आ सकते हैं. We are trying to introduce these services across the state. We have started in another 1 or 2 cities more, and we are trying to do our best. And I'm very happy that we get a fantastic support from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. The secretary I would like to mention specifically, जो राजेश अग्रवाल जी हैं, IAS secretary.
he's so proactive in whatever proposals that we send or whatever we discuss. It is not that he will follow the rule book. He in fact tells us, you just go ahead and do it, we will see how it has to be done. ऐसा अगर अप्रोच हर एक गवर्नमेंट सर्विस में जो ब्यूरोक्रेसी है या जो भी डिसीजन मेकर्स है, अगर वो इसी तरह से अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव और चेंजेस will happen. We have to work towards it, and it is a team effort. As I said, nothing for us without us has to be the tagline. You know, persons with disabilities have to be part of the decision-making process. Because I'm a state commissioner, I should not be taking any decisions or any call with regards to disability without involving persons with disabilities. And I've made it mandatory in my state that all those things which are done are, you know, all persons with disabilities, all the NGOs who are working in the disability sector should be integral part of the decision making. हम जो भी चीज़ implement करना चाहते हैं, जो भी हम plan करेंगे, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का होना जरूरी नहीं, मैंडेटरी हमने किया हुआ है. जैसे कि मेरे ऑफिस में अगर मेरे एडवाइजर्स होंगे वो सब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होंगे एंड दे एक्सपर्ट्स इन देयर ओन वे. सो वो हमने एक चीज़ बिल्कुल ये की है कि वी विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग इनटू the thoughts and ideas of those who are actually connected to the cause and they know what they are going through. You know, I mean, they know what are the difficulties that are faced by them. मैं इधर बैठ के बहुत बड़ा भाषण दे सकता हूँ, लेकिन for them they actually experience those things, and that is what should be, you know, we should all try to resolve those, so that all of us, when we talk about inclusive society, there are so many. It is about education, it is about transport, everything has to be inclusive, but it is not very easy. हमने अभी गोवा में एजुकेशन सेक्टर में we did an access audit of 1,400 schools. They are very pretty old schools, but then the government is very keen to, you know, come forward, and it is not only about physical accessibility. There are so many other things. The books have to be in accessible format. We are working on those. We have started with sign language का courses. हमने अभी we have made it part of a curriculum for 8 and 9. So students will have to, it is optional, it is not mandatory, but they have that option of going for a sign language and all those things. So काफ़ी सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, and in coming years I think जो हमने पर्पल फेस्टिवल जो लास्ट ईयर शुरू किया था गोवा में, उसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली. हमें नॉर्मली लगता है कि हम जो करते हैं वो सबसे, यू नो, इट इज़ द बेस्ट, और ऐसा नहीं है. जब तक हम बाकी लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, उनकी आइडियाज़ नहीं सुनेंगे, तो इम्प्रूव होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड दैट व्हाट वी लर्न व्हेन वी ऑर्गेनाइज दिस पर्पल फेस्ट लास्ट ईयर इन गोवा. अभी नेक्स्ट ईयर भी हो रहा है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है. Well, I would like to take this opportunity to invite all of you for that, because it is about networking, meeting new people, and engaging in very, very fruitful discussions, which ultimately has to be, you know, the end result of it has to be some policy making out of it. Just बात करके चले जाना वो बहुत ईजी है, डिस्कस करना, लेकिन उसके आगे क्या वो ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए वो प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पॉलिसी मेकिंग जो है वो हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू प्रोग्राम्स लाइक बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस पर्पल फेस्ट एंड अदर इवेंट्स. वेल, आई थिंक आई हैव, थैंक यू. Yeah, thank you, Guru Prasad ji, for taking an overall view about what the Goa and how सेंसिटाइजेशन माइंडसेट ग्रासरूट पे पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं. मैं सतीश जी से मुखातिब करूंगा 4 चीज़ों को सामने रखते हुए जो भी डिस्कशंस में आई हैं. एक चीज़ों में पॉइंट उठा अवेयरनेस अप टू दैट लेवल जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है चीज़ें. साथ में दूसरी चीज़ ये हो कि भी हम खुद भी उतने सेंसिटाइज हों जिन लोगों ने लीडरशिप पे या उसमें इन चीज़ों को देखना है. एक एग्जांपल, ग्लोबल एग्जांपल आपके सामने रखूँगा. कपल ऑफ ईयर्स बैक मैं इज़राइल में था. एक बंदे ने एक टूल बनाया ब्लाइंड लोगों के लिए जो चश्मे में यहाँ फिट हो जाता है, और जब भी आप उसके सामने कोई चीज़ लेके आते हो वो उसका उल्टा कागज़ है, सीधा कागज़ है, QR कोड है, उसको वॉइस में कन्वर्ट करके आपके कानों में उसको बता देता है. जब हमने उससे कॉस्ट पूछी तो उसने बताया इसकी 2 लाख 2.5 लाख की उस टाइम पे कॉस्ट थी. कुछ दिनों पहले मैंने देखा फुटबॉल का बहुत बड़े प्लेयर हैं लियोन मेसी, उन्होंने उसको
उसने उसको अपने इंडोर्स किया हुआ। मेरा क्वेश्चन सतीश जी के, बिकॉज आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जिसमें आप मीडिया के साथ भी इन्वॉल्व हैं, आपने नेशनल एंथम को भी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जो सारे लोग उसको इंक्लूसिव करके सारे लोग उसको सुन सकें, देख सकें और कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकें। क्या हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जिसमें हमारी इनोवेशंस की बात हुई, रिसर्च की बात हुई, जो सब लोगों तक पहुँचें, टेकिंग ए प्लेटफॉर्म ऑफ मीडिया, आपने अमिताभ जी को पकड़ा, क्या ऐसी और पर्सनैलिटीज़ को भी जो इन इनोवेशंस को, जो असिस्टेड टेक्नोलॉजीज़ की हैं, या ये क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनको हम आगे कैसे ले आ सकते हैं? आई एम कीपिंग एन स्टेज ओपन टू यू फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी यहाँ पर हमारा पैनलिस्ट हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल, ग्लोकल और लोकल लेवल की। मैं पहले ऑडियंस से ही पता करूँगा कि ये जो लोकल, ग्लोबल और ग्लोकल शब्द है, इनको लेके आप क्या समझते हैं। मुझे 2 या 3 लोग बताएं पहले, उसके बाद ही फिर मैं अपनी बात इसमें रखूँगा कि हाउ कैन वी रिलेट दी लोकल, ग्लोबल एंड ग्लोकल। कोई माइक देगा इनको, इस ऑडियंस में किसी को कोई बताएगा? लोकल, ग्लोबल, हम जो 2-3 शब्दों को यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, क्यों हम लोग उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बात? जल्दी, हम तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, और कुछ लोग सो रहे हैं। प्लीज 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 माइक लेके जाएं किसी के पास। मेरा ख्याल अगर कोई है नहीं तो मैडम डॉली बैठे हैं, वर्किंग एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। नहीं सर वो ठीक है, लेकिन मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनसे बात करना चाह रहा हूँ, जो पर्सन लोग हैं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो। ग्लोबल से लोकल और ग्लोबल मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको कि डिसेबिलिटी रिलेटेड सॉल्यूशंस जो अवेलेबल है पूरी दुनिया में, और अपने यहाँ पे कल्चर से लेके ये सॉल्यूशंस किस तरह से अवेलेबल है, उस एंगल से मैं देख रहा हूँ। जैसे ग्लोबली अगर हम देखें कि जैसे मैं फॉर्चुनेट टू बी इन यूरोप, तो वहाँ पे हर चीज़, जैसे कहीं पे भी आप जाएंगे तो रैंप हो, एक्सेसिबिलिटी हो, व्हीलचेयर्स हो, पीपल आर easily, you know, they can use all these tools, go around. अपने यहाँ पे अभी उतना जैसे डिस्कस हो रहा है, it's happening, it's lot of awareness is required, but it's still not there. So local, global उस तरह से मैं एक relate कर रहा हूँ. It's just one viewpoint. थैंक यू वेरी मच। और कोई इधर से? अब तो कुछ आपको हिंट मिल गया होगा, आपको क्या बोलना है? सर मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ चेंजेस हुआ जाए, ताकि आगे जो डिसेबिलिटी को दिक्कतें होती हैं, लाइंस में लगना पड़ता है काफ़ी, उसको एक, जैसे मैं अभी RML हॉस्पिटल में काफ़ी बार जाता हूँ, तो वहाँ सिमिलर कोई है नहीं कि मतलब सिंगल लाइन नहीं है कि डिसेबिलिटी को दिया जाए, वो एक्चुअली में फ्रंट में आने में ही नहीं देते हैं। ओके। काफ़ी दिक्कतें होती है सर, लाइन में धक्के धुक्के करने के बाद भी नंबर नहीं आते हैं कि उसको फ्रंट पे आया जाए, सुनवाई नहीं होती है उनकी। थैंक यू। एक और बताएं, उसके बाद मैं फिर इस पर बात करता। हाँ उधर पीछे 2 लोग आ गए, अब 2 लोग, आप जरा माइक दें उनको। हेलो सर, नमस्ते। अपने फ्रेंड्स सब, भाई बहन सब, नमस्ते सर जी। जैसे कि देखते हैं कि रेलवे में जाए चाहे बस में जाए, इतना डिसेबिलिटी को उतना वो नहीं देते हैं। उसमें जैसे रेलवे में एक डिब्बा बना रखा है, लेकिन हम उसमें जाते हैं तो डिसेबिलिटी की खड़े रह के जाते हैं, उसमें ऑफिसर जो गवर्नमेंट सर्वर होते हैं वो बैठ के जाते हैं,
अब उनसे बोलो तो वो बोलते हैं हमारे लिए बनाया गया है। नहीं, ऐसे ये है। जो हम लोग आज बात कर रहे हैं ना, लोकल और ग्लोबल, आप समझते हैं ना, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि यदि हम लोग कुछ ग्लोबल काम कर रहे हैं या कुछ लोकल काम हो रहा है तो उसको लेके हम लोग, तो इसीलिए सर जी इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट से बोल के थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए थोड़ा सा एक्सेसिबल बनाना चाहिए हाँ, उसे। यस सर। ओके ओके, गुड गुड। और कोई इधर उधर दो हैं? हेलो सर, या मैं तमिलनाडु कोयम्बतूर से है। हम है कि टैक्टल इंडिया सर जी, टैक्टल इंडिया से आ रहे हैं। जो हमें कि 2011 से जो ब्लाइंड पीपल के लिए काम कर रहे हैं कि जो टैक्टल डायग्राम जो इंडिया में है नहीं है, यूरोप और यूएस कंट्री में है बहुत सारे। वहाँ पे जो ब्लाइंड जो पढ़ रहे हैं ना, वैसे उतना अच्छी तरह उनका इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में देखेगा ना, ऐसा है ही नहीं है। जब से मैं देख रहा हूँ कि 2017 से मैं बहुत सारे गुजरात या बहुत सारे स्टेट में गया है, सारे जगह पे ब्रेल है और टैक्टल के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। मैं 2011 से मैं यूरोप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि टैक्टल डायग्राम बुक वहाँ पे जो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक वैसा यहाँ पे दिखाएगा ना। वो वहाँ पे जो है कि अब्रॉड के लिए मैं भेज रहा हूँ, जो बुक अपने बच्चे के लिए भी रहेगा तो अच्छा रहेगा बोल के मैंने दिखाने के लिए कोशिश कर रहा था कि, और वो चीज़ है कि बहुत महंगा पड़ रहा है कि वो पेपर और जो ट्रांसपोर्टेशन सब वहाँ से आ रहा है ना, यहाँ पे रहेगा ना, जो यहाँ पे जो उसका प्लांट या पेपर वगैरह यहाँ पे मैन्युफैक्चर होएगा तो बहुत अच्छी कंपनी में बढ़ जाएगा और वो सब सारे हाथ में अच्छा एजुकेशन जा सकता है। और एक ही अभी इतना अवेयरनेस नहीं है कि वैसा क्वालिटी एजुकेशन क्या है करके। अभी सारे गवर्नमेंट ने इतना एलाबरेट करा है कि ब्रेल का सबको पता चले, मगर ब्रेल पढ़ने के लिए कोई यहाँ पे है ही नहीं है, सब इंक्लूशन में जा रहा है। बेसिक लैंग्वेज उन्होंने सीखेगा ना और अच्छी तरह पढ़ जाएगा। बेसिक लैंग्वेजेस उनको देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर जी ने बताया था कि पर्पल फेस्ट के बारे में लास्ट ईयर में हमने गया था वहाँ पे, उसके बाद में बहुत अवेयरनेस मिला है। जो ब्रेल को है ना फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एजुकेशन देगा तो अच्छा रहेगा इंडिया में। ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. ये Thank you, इन्होंने और बोला था, इनका सुन के फिर मैं बात करता हूँ। इधर एक और थे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इधर इधर इधर। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। देखिए अभी दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तो सर ने बोला कि वो कहीं बाहर गए तो ग्लोबल लेवल पे और जो कंट्रीज़ हैं हमारी, वहाँ पर जो कि फैसिलिटीज़ हैं हमारे वहाँ पर, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हैं, वो यदि कंपेयर करते हैं तो हमारे इंडिया में लोकल लेवल पे नहीं है। और कई हमारे आप लोगों ने जो प्रॉब्लम बताई कि लोकल लेवल पे नहीं है, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से और जो NGOs या काम कर रही हैं संस्थाएँ हैं उनकी तरफ से होनी चाहिए। तो ये जो पैनल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस जो मुझे लगता है कि आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, या आप एजुकेशन में हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, या कोई NGO चला रहे हैं, उसमें लोकल लेवल पे जो भी लॉ एग्जिस्ट करते हैं उन लोकल लॉ का हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए, नंबर एक। और दूसरी तरफ हमको पता करना चाहिए कि यदि लोकल लेवल से लेके हमारा छोटे शहर से बड़े शहर और जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उनको हम लोग कैसे सीख के अपने लोकल लेवल पे ला सकते हैं। और उन्हीं चीज़ों के बारे में यदि ग्लोबल लेवल पे भी यदि हम लोग जानकारी कुछ ले लेते हैं तो उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वर्कशॉप का यही एक जो पर्पस है, यही है कि हम लोकल और ग्लोबल, यानी कि आजकल ग्लोबल होना पहले बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आप आजकल एक ग्लोबल विलेज कहते हैं हम लोग। हमारा जो एक इसमें एक क्या जाता है कि ये वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारा संसार एक शहर गांव है। तो हम यदि अपनी लाइफ में जो भी काम लोकल लेवल पे करना चाहते हैं वो ये ध्यान रख के करें कि हमारी वो ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है।
और उसकी जो नॉलेज हमको लेना लोकल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे यदि इसकी नॉलेज हम ले लेते हैं तो उसको हम अपने इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट के आसपास, अपने घरों के आसपास उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों का लेता हूँ कि नेशनल ओलंपिक्स होते हैं ना, आप लोग अब किसी गांव में या किसी छोटे शहर में कुछ स्पोर्ट्स सीखते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स लेके आप लोग बाहर यदि जब जाते हैं तो वहाँ से अवार्ड लेके आते हैं। यानी कि लोकल लेवल पे जो भी आपने काम किया, जो भी आपने स्पोर्ट्स सीखा, जो भी एबिलिटी सीखी, उसका जब कंपटीशन के लिए ये ग्लोबल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ से और कंट्रीज़ के लोग जो काम कर रहे हैं उससे compete करके उनसे जीत के अवार्ड लेके आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोकल से ग्लोबल जा रहे हैं, और उसमें फिर ग्लोबल लेवल पे यदि कुछ आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो फिर यहाँ आके आप जो हम आपके कोच हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है वो आके देखती है, तो वो भी फिर उस लेवल पे आपको कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है, और ये आजकल हो रहा है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ एक और पर्पल फेस्ट जो पिछले साल हुआ था। हमने देखा कि पर्पल फेस्ट में पूरे देश के कम से कम मोर देन 10,000 पीपल के कैंप, उसमें से मेरे ख्याल 60 से 70% पर्सन से डिसेबिलिटीज़ थे। उनका जब हमने काम देखा और जिस तरह से वो लोग अलग अलग, इवन हमको भी नहीं पता था क्यों सर कि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे लोकल लेवल पे। अब उस समय हमको ये हमने सोचा कि यदि हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं और एक साइनर्जी, यानी कि जो लोकल लेवल और ग्लोबल जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम लोग कम्पीट करते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, तो वो लोकल और ग्लोबल का बहुत सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह से पर्पल फेस्ट में भी इस बार हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को बुला रहे हैं, जिससे कि हम उनसे, वो हमसे सीखें, हम उनसे सीखें। और ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो लोकल लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी में हो, एजुकेशन में हो, वो सारा काम हम अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं और दूसरों से हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें, हम जो एक्ट की बात करते हैं तो जो ह्यूमन राइट्स का पहला एक्ट बना था 1944 में, वहीं से सारी चीज़ें होते होते वो ग्लोबल से लोकल हुई, अब वो लोकल से ग्लोबल जा रही हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, उनको लोकल लेवल पे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे क्या क्या उसको लेके हो रहा है, तो उनसे सीख के हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाह रहा था सर। तो आपने तीनों एक्सपर्ट्स के अपने अपने व्यू सुने, जिसमें 3-4 चीज़ें जो निकल के आ रही हैं। एक तो रिसर्च, ऐसा डाटा, ऐसा हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी यूटिलाइजेशन वो कर सके और उसको प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट कर सकें। पैरेलली टू द फार्देस्ट एंड, हम बाहर के बेस्ट प्रैक्टिसेस, हिंदुस्तान की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उस कैसे प्लेटफॉर्म से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जो ये 2 दिन का जो सार्थक का एक्टिविटी चल रहा था, इसमें अगर आप देखें जो हमने रिसोर्स सेंटर बनाया है, उसको GPS का, ग्लोबल पार्टनरशिप्स का जो नाम दिया है, उसका बेसलाइन ही यही है। दैट मीन्स जो चीज़ हम आज पे डिबेट कर रहे हैं उसमें पार्टनर्स, मे बी लोकल, मे बी ग्लोबल, मे बी उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, मे बी वट एवर द डाटा वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम देम वी कैन फाइंड। जैसे होता है हम इस लाइब्रेरी में जाएं, अगर हम गूगल सर्च करते हैं तो वो GPS हमें GRC की तरफ लेके जाए, हम ये कहें, ताकि जो हम वहाँ से डाटा फैच करके उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक जगह से मिल सकें। तो मैं इसको लास्ट पड़ाव तक पहुंच रहा हूं। एक एक लाइन में मैं ये चाहूँगा, हमें इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स के लिए टू स्केल करने के लिए, ये हम मान चुके हैं, वी नीड टू जॉइन हैंड्स एंड देन ओनली द फोर्सेस कैन एक्ट इन द राइट डायरेक्शन, इन राइट फॉर्म। तो आप इन चीज़ों के लिए अपने अपने जो फील्ड्स हैं उसके लिए, ज्वाइनिंग हैंड्स के लिए लोकली एंड ग्लोबली क्या क्या हो सकता है, उसकी एक एक लाइन में ब्रीफली बताएं, बिकॉज टाइम बड़ा कम रह गया। मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा उसके बाद। आई थिंक साथ तो मुझे लगता है कि आज तक कभी भी अगर इस विषय या किसी भी ऐसे विषय पे जब हमने बात करने की कोशिश करी है जहाँ मानव जीवन बीच में हो, मुझे लगता है कि हमें हमेशा साथ मिला है।
और मैं इस बात को गर्व से इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि एक बार जर्मनी के एक गोष्ठी में मैं था मोबिलिटी हब्स के इंक्लूजन के लिए, तो मैंने वहाँ उनसे पूछा कि आपके हिसाब से आपके यहाँ एक्सेसिबिलिटी और हमारे यहाँ में क्या आपको फ़र्क दिखता है। तो उन्होंने एक व्यक्ति मतलब एक लेडी खड़ी होकर बोली कि मेरी मदर को इंडिया सबसे सुंदर लगता है, जबकि वो व्हील चेयर पर आती हैं और वो हर साल कुछ महीने इंडिया में गुजारती हैं, राजस्थान में। तो जब मैंने उनके साथ थोड़ा समय गुजारा और मैंने समझा एक चीज़ को, तो मुझे भी एक आईना दिखा। वो आईना ये था कि उन्होंने कहा कि हमारे लोग, भारत के जो लोग हैं, जिस तरह से उनके मन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना उदारता और इतना ओपननेस है, मुझे लगता है हमने उसे हमेशा इग्नोर किया है। ये बात सही है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजीज़ और इन सब में बहुत कुछ करना है, लेकिन हम सब के पास जो एक चीज़ है वो है भारत का समाज, जो मुझे लगता है हमें वापस भारतीयता की तरफ ले जाता है, जिसमें कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है अगर हम वापस वैसे ही जीवित रखें तो मुझे लगता है उसमें सिर्फ नए आविष्कार चाहे आप डालते रहें, लेकिन हमें अपना समाज बदलने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है क्योंकि ये सोच सामाजिक है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल सोच नहीं है। और उस सामाजिक पहलू में आप तो देखते हैं कि हम पहले घर के बाहर घड़ा रखते थे पानी के लिए, हम दूसरों की मदद करना बच्चों को शिष्टाचार में सिखाया करते थे। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, अब हम रादर क्लोज होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है पार्टनरशिप्स के लिए हमें वापस ट्रेडिशनल इंडियन विजडम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही ग्लोबल और प्रोग्रेसिव था। और इस चीज़ में कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि आज के नए भारत में वापस समाज को इकट्ठा होना है, वो भारतीयता से ही हो पाएगा। रादर इंडिया इज़ द वे forward, just that we need to be open also to receive new ideas and new suggestions where our youth, technologies, innovation can accelerate the change, which is I think the title of the session also. And जहाँ तक local की बात है, हमें अपने indigenous civilization पे बहुत गर्व भी है, और उसके साथ उसमें जो inclusivity है, देखिए कई बार आप बाधा रहित वातावरण तो बना लेंगे, लेकिन लोग नहीं खुल पाते हैं, जैसा कि हमने विदेशों में देखा है कि एक्सेसिबिलिटी के रैंप्स तो हैं, लेकिन कई बार कोई मदद करने वाला नहीं है। तो वहाँ मुझे लगता है कि जो मदद करने की इच्छा है, जो वो सामाजिक तत्व है, वो अगर वापस जीवंत रहे और जीवित है तो उसे सामने आए, तो मुझे लगता है एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना काफ़ी बड़ा औचित्य है हमारा, जिसको हम बाकी और चीज़ों से और जोड़ते रहें। तो ग्लोबल और लोकल सिनर्जीज अलॉन्ग विद द इंडियन विजडम आई थिंक इज़ द वे फॉरवर्ड इन माय ओपिनियन। थैंक यू। गौरव जी ने ऑलमोस्ट ही हैज़ कवर्ड एवरीथिंग, लेकिन मुझे जो लगता है कि एज वी मूव अहेड द वे फॉरवर्ड इज़ कमिंग टुगेदर एंड डूइंग इट टुगेदर. I have seen lot of persons with disabilities, NGOs. I'll repeat this again. There's so much of learning that we get from all of them. And as we move ahead, local or global, वो तो एक होने वाला ही है. There's a very thin line between the two as we move ahead. ऐसे मुझे लगता है. It is not necessary whatever is happening in the other countries is the best. I mean there are many things that are happening in India which others are also trying to. I won't say copy, but they're trying to ensure that similar things are happening in those countries as well. Having said that, I'll again come back to the implementation of the policies and laws which the government tries to implement through various acts and policies. We should have the right intent to do it. The policies and the laws don't matter. They will come, they will go, there will be new policies, new laws will come, there will be amendments, there will be a lot of things that the bureaucracy, they have to do it, they are also important, but unless and until we have that frame of mind to ensure whatever we do is with a very, very clear intent, I think a lot of things will be possible in the coming years and we will see a very, very positive change. I am a very optimistic guy and मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो बदल रही हैं और जो उसका पेस जो है वो अच्छी तरह से ले रहा है. There is a lot of acceleration in that pace and if we move jointly and we work together as in this sector, I think a lot of new things we will be able to see which will ultimately empower persons with disabilities in the country. Thank you. मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मेरी लर्निंग रही है थ्रू आउट दिस जर्नी जो मैंने शुरू की थी, और इसमें
मेन इम्पॉर्टेंट जो मेरी लर्निंग रही फिल्में देखने के लिए रही, 1100-1200 फिल्में 170 प्लस कंट्रीज़ की देखना, एक चीज़ ये सीखी उसमें कि हम लोग अलग अलग कल्चर के हैं, लेकिन मैंने जब इसको एक्सपीरियंस किया, जो डिसेबिलिटी है ये अपने आप में ही इतना बड़ा कल्चर है और इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि हम लोग एक देश दूसरे देश की बातें करते हैं, हर देश के अलग अलग कल्चर हैं, लेकिन डिसेबिलिटी का कल्चर कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे एक ही कल्चर है, वही इश्यूज हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं, और उन सबको करने के लिए लेट्स शेयर, लर्न, इंटरकनेक्ट लोकली एंड ग्लोबली टू क्रिएट इंक्लूसिव सोसाइटी। ये एक चीज़ जो मैंने सीखी है। दूसरी जो हर बार मैं जो मेरी लर्निंग रही है इसमें कि एवरीबडी इज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटीज। थैंक यू। कंक्लूडिंग साइड मुझे एक शेर याद आ गया, जब इन्होंने कहा अपना मिशन अगर आपको क्लियर है, आप इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, तो आपके आगे कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप ठीक रास्ते में पहुंचेंगे। शेर में एक वर्ड आता है फसीले शब्द, यानी कि एक अंधेरा कमरा है, उसके अंदर एक भटका हुआ आदमी है, तो इसको आप इस तरह से देखिए, तुम फसीले शब्द में ना इसका है why I am forgetting this share was यूं फसीले शब्द में छू छू कर यूं चलते रहो, दीवार को छू छू कर यूं चलते रहो, हाथ जब दीवार पर होंगे तो डर भी आएगा। That means you don't have to have afraid of you, your mission should be very clear। अगर आपका दीवार पे आपका हाथ है तो आपको डोर, वो रोशनी वो हमेशा दिखेगी। And if you are in partner with somebody, you don't have to worry about that। So thank you very much, all the panelists. Thank you very much, Sarthak, for all this thing. Thank you. So thank you, Rajiv sir, and thank you everyone for giving the lot of insight on the potential of global partnership in driven disability inclusion and harmonizing data and increasing business development. And I believe इस पैनल में सबसे ज़्यादा हमारे जो पैनल लोग हैं वो सबसे ज़्यादा engage हुए थे, and they have get lot of questionings round, and I believe कि सब लोग बहुत ज़्यादा interactive हुए और बहुत कुछ सीखा है इस सेशन से, right? कैसा लगा?